अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो वफाक से कबल ये हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बजट जो है वो पेश किया गया है। इस अमल के बाद अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि वफाक के बजट पेश करने से कबल क्या सूबा अगर बजट पेश करता है तो उसकी कानूनी और आइनी हैसियत क्या होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये वार्निंग भी दी गई है कि अगर वफाक उन्हें अपना हिस्सा नहीं देता तो फिर बिजली और गैस की जो फराहमी है वो वफाक को मुनक़ता की जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आज की अहम खबर ये भी है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बानी PTI के ख़िलाफ़ जो केसेस की मज़ीद जो केसेस हैं उनकी मंजूरी भी दी गई है। अब यहाँ पर ख़ुद पंजाब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो जो हद तक के इज़्ज़त का कानून है उसकी मंजूरी के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून है ख़ास तौर पर वो इस वक्त तनकीद का शिकार है। और इसी के साथ साथ गवर्नर पंजाब का भी बयान सामने आया कि इस में अगर कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जो सहाफ़ियों को या दीगर तंजीमों को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। तो क्या मुस्लिम लीग नून इस पर नज़रसानी करेगी? और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो माजी में हमने देखा कि जैसे तहरीक इंसाफ के अंदर कहा गया कि शेर अफजल मरवत समेत जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके पार्टी से इख्तलाफात हैं। अब अगर आप मुस्लिम लीग नून में देखें तो राना सनाउल्लाह साहब हो गए, जावेद लतीफ़ साहब हो गए, उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आते हैं। तो जो मुखालफिन है सियासी वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के बाद अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफ राय है। इख्तलाफ राय तो हर जमात में होती है, लेकिन क्या इख्तलाफात मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हैं? इसी पर हम बात करेंगे। बिलाल अज़हर कियानी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर आप ये बताएं कि आपका वफाक का जो बजट है वो अभी पेश होना है, वफाक के बजट पेश करने से कबल खैबर पख्तूनख्वा ने अपना बजट पेश कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, कानूनी तौर पे तो मुझे नहीं पता कि वेदर इट्स कोई इसमें इल्लीगैलिटी है कि नहीं, मगर प्रैक्टिकली ज़रूर इससे एक इश्यू बनेगा और देयर इज़ अ रीज़न कि क्यों ये प्रैक्टिस आम तौर पे रही है कि वफ़ाक का बजट पहले आता रहा है और फिर सूबों के उसके फ़ौरन बाद भी अगले दिनों में आता रहा है। उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो अभी भी बल्क ऑफ जो रेवेन्यूज़ हैं, जो ज़्यादातर जो रिसोर्सेज़ हैं, जो वसाइल हैं, जो सूबों के पास आते हैं, जो वो फिर अपने बजट में हम्म। रिफ्लेक्ट करता है और उसी के बुनियाद के ऊपर अपने एक्सपेंडिचर या अखराजात या डेवलपमेंट स्पेंडिंग करता है, वो वफाक से ही आम तौर पे जो फिगर आता है उसी की बुनियाद पे होते हैं। चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को एक हिस्सा जाता है और मेजॉरिटी हिस्सा इज्तिमाई तौर पे सूबों को वफाक के रेवेन्यूज़ का जाता है, तो उसी और आज सूबे भी सबसे ज़्यादा उनका इन्हिसार इन्हीं वसाइल पर होता है। तो इसीलिए इतनी जल्दी इतना वफाक से पहले बजट पेश करके अब ये देखना होगा कि जब वफाक अपना बजट पेश करता है तो क्या जिस बुनियाद के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने नंबर्स पेश किए हैं, क्या वो नंबर्स फिर भी प्रैक्टिकल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और ऐन मुमकिन है कि उसके बाद केपी को, खैबर पख्तूनख्वा को अपने नंबर्स बदलने पड़े। तो बहरहाल मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी, क्यों उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि इतना पहले बजट पेश कर दें। बजट का इतलाक वैसे भी 1 जुलाई से ही होना है। आप 2 हफ्ते बाद भी पेश कर लेते तो बेहतर रहता, ता जब आपको एक दफ़ा वफाक के बजट के नंबर्स पता चल जाते, जिसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के नंबर्स पे। बहरहाल उन्होंने ये कदम उठाया है, तो अब वफाक का बजट आएगा तो तभी बेहतर अब हम देख सकेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है जी, खैबर पख्तूनख्वा के बजट पे हम्म। जी। लेकिन कियानी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जैसे आपने कहा कि इतलाक तो 1 जुलाई से ही होगा, तो आपकी नज़र में अगर सूबे ने मतलब वफाक से पहले अगर बजट पेश किया है, अपने अदाद शुमार उन्होंने नंबर जो हैं वो भी वाजे कर दिए हैं, सैलरीज में कितना इजाफा होगा वो भी फैसला कर लिया है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये वफाक के ऊपर दबाव डालने का एक हरबा है कि जब वफाक बजट पेश करे तो उस पर ख़ास तौर पर जो सूबे का बजट है या सूबे का जो फैसला है उसको मद्देनज़र रखा जाए? आप समझते हैं कि ये कोई टेक्निकली इस दबाव डालने के लिए ये किया गया है? नहीं, देखिए नादर साहब, मुझे नहीं पता कि किस पॉलिटिकल या कोई पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे या जिस लिहाज से भी इन्होंने किया। देखिए, जहाँ तक बात है ना जी पॉलिसीज़ की, अखराजात की, तनख्वाहों की, ये तो सूबे की अपनी आज़ादाना है। वफाक ने अपनी जी। मामलात को देख के, अपने सारी चीज़ों को देख के अपने अखराजात का फ़ैसला करना है। अखराजात के फ़ैसले तो सूबों के भी, वफाक के भी इंडिपेंडेंट ही होते हैं। मेन जो इसमें फैक्टर मेरे जी। नज़दीक है, वो ये है कि
खैबर पख्तूनख्वा जिन वसाइल को खर्च करता है अपने बजट के सारे हुँ, एक्सपेंडिचर्स करने के लिए, वो वसाइल का तयन वफाक की जो सूबा जो जो अखराजात करता है, उसका तयन वफाक के जो रेवेन्यूज होते हैं, उस पे उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो जब तक आपको ये ना पता हो कि सही। वफाक ने कितने रेवेन्यूज एफबीआर के टारगेट या अदरवाइज रेवेन्यूज क्या हुँ, टारगेट सेट किया है, सही। तब तक सूबे को ये नहीं पता हो सकता कि उसके पास कितने वसाइल आएंगे वफाक से, जो कि सूबे की वसाइल की मेजॉरिटी होती हुँ, है। आज भी सूबे जो है ज्यादातर सबसे ज्यादा वफाक के ही रेवेन्यूज पे रिलाई करते हैं अपना बजट चलाने के लिए। तो इसलिए बेहतर होता कि ये वफाक के बजट के बाद अपना बजट पेश करते, ताकि जो वफाक ने एफबीआर के रेवेन्यूज का, एफबीआर की आमदन का टारगेट रखा था, जिससे तयन होता कि खैबर पख्तूनख्वा की आमदन कितनी होगी, या डायरेक्ट एक मेजॉरिटी नंबर आपको पता चलता, तो उसकी बुनियाद पे ही वो अपना बजट बनाते तो बेहतर होता। अब ये मुमकिन हो गया है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना बजट इतना जल्दी दे दिया है कि जब वफाक अपना बजट अनाउंस करेगी और अगर उसके नंबर्स ऐसे होए जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के जो अभी बजट पेश हुआ है उसकी रेवेन्यूज में और उसमें मिसमैच हुआ, तो यकीनन फिर उनको फिर अपना बजट शायद एडजस्ट करना पड़े। जी। अच्छा, लेकिन इसी के साथ-साथ आज हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के वफ़द ने भी ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की है। यानी साहब ये बजट के बाद का मामला जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद वफ़ाकी काबीना में आ जाए, इस तरह की कोई बातचीत हो रही है? कोई पीपल्स पार्टी को दोबारा दावत दी गई है कि वो वफ़ाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार करे बजट के बाद? जी, मेरे इल्म में तो जी ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे इल्म में नहीं है जी कि ऐसा कोई डायलॉग है। मुझे बस ये याद है कि पहले ये पीपल्स पार्टी कहती थी कि उनकी तरफ से कम से कम अगर ऐसी कोई सूरत-हाल बनती हुई है तो उनकी पार्टी की सीईसी फैसला करेगी। इसी तरह हमारी जमात की तरफ से भी जी मेरे इल्म में कोई ऐसी बातचीत नहीं है। मौजूदा जो हुकूमत है वो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट के तहत कायम है। जिस एग्रीमेंट के तहत आपने देखा हुँ, कि चेयरमैन सेनेट के भी इलेक्शन हुए, स्पीकर नेशनल असेंबली के भी इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन हुए, गवर्नर्स की भी तैनातियां हुई, वजीर आजम के भी इलेक्शन हुए। तो देखिए ये सारा एक एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत अभी तक मामला चलते रहे और वही पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आज तक कायम है, जिसके नतीजे में आज तक ये सारी अपॉइंटमेंट्स और इलेक्शंस हुए हैं जी, हुँ। जिसमें पीपल्स पार्टी और लेकिन कैनी पीएमएलएन ने साहब इसी के साथ-साथ अलायंस अगर आप सेट की है। देखें तो जो हत्तक इज़्ज़त का कानून है, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है पंजाब हुकूमत के ऊपर। फिर गवर्नर पंजाब का भी बयान आया कि अगर उसमें कुछ शिकें ऐसी हैं तो फिर हुकूमत को उस पे नज़र-ए-षानी करनी चाहिए। आप बताएँगे कि मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं? इवन वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या सोच रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि ये कानून जो है इसमें कुछ कोताही खामियाँ हैं और उसको दूर करना चाहिए? और क्या आप समझते हैं कि इस कानून पर नज़र-ए-षानी हो सकती है आने वाले दिनों में? जी देखिए, मेरा ख्याल है जी कोई भी जो कानून होता है उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो होती है, मगर बुनियादी तौर पे इसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि सब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि एक इफेक्टिव डेफेमेशन लॉ तो होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई गुरेज करता है। जी। यकीनन एक अच्छे डेफेमेशन लॉ के अंदर दोनों चीज़ों का आपने एक बैलेंस रखना है। ये भी कि किसी की हतक इज़्ज़त कि किसी की डेफेमेशन कोई करके उसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेज़ ना हो, ये भी गलत है। और एक हुँ। डेफेमेशन लॉ एक ऐसा ना हो जो कि वेपनाइज़ होके कल मिसयूज़ हो सके, ये भी ना हो। तो यही बैलेंस एक स्ट्राइक करना होता है। पंजाब हुकूमत ने यही कोशिश की है कि एक ऐसा लॉ लाएँ, जिसमें कोई भी किसी भी शख्स के बारे में कोई बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम लगा के या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके ये ना समझे कि उसके लिए हाँ। कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं होंगे। उस शख्स को फिर आके अपना जो वो इल्ज़ामात हैं, वो प्रूव करने पड़े और और अगर वो ना प्रूव कर सके तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हों। ये इस तरह के डेफेमेशन लॉज़ पूरी दुनिया में होते हैं। मगर अगर उसमें कोई गुंजाइश या बेहतरी है, तो मेरा ख्याल है अगर कानून पास भी हो जाए, तो उसमें कल अमेंडमेंट्स भी आ सकती हैं। जहाँ तक गवर्नर साहब के बयान की बात है, मेरा ये ख्याल है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई राज़ी नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। मेरा ख्याल है उनकी तरफ से ज़्यादा ज़िम्मेदाराना शायद बयान ये होता हुँ। बजाय इसके कि वो ये बात करते, चूँकि ये अब एक ऐसा बिल है जो पंजाब असेंबली ने पास किया है और उनकी भी एम्बिट बहुत लिमिटेड होती है जिसमें कोई वो कानून वापस कर सकें। अगर उनका भी इस बिल के मुतल्लिक कोई खदशात या सवालात थे, तो इस तरह का बयान जारी करने से पहले वो हुकूमत पंजाब को या वज़ीर इत्तलात पंजाब को रिक्वेस्ट कर हुँ। सकते थे या कह सकते थे कि वो आके ज़रा उनको इस बिल पे ब्रीफ कर दें। तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि इस तरह का एक स्वीपिंग कोई बयान आए, उससे पहले बेहतर है
कि अगर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग इस बिल की अगर वो समझना चाह रहे हैं, पहले बेहतर समझ लें, बजाय इसके कि कहें कि अगर ऐसा है तो फिर वैसा होगा। जी, नहीं लेकिन कियानी साहब उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि अगर उनके पास ये बिल आता है तो शायद वो बिल पर दस्तखत भी ना करें। अगर ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होती है तो फिर क्या मुस्लिम लीग नून की या पंजाब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि देखिए मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस ये है कि गवर्नर साहब भी किसी एक महदूद कोई कानूनी उसमें कोई नुक्स हो, कोई प्रोसीजरल इश्यू हो तो तब ही वो बिल वापस कर सकते हैं, बट बिकॉज़ बिल वापस करने का भी उनको कोई ना कोई जवाब पेश करना होगा। मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी एक्सट्रीम मेजर जी, होगा। इससे बेहतर है कि वो अगर उनके उस बिल के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बिलख़ुसूस उस तनाज़ुर में तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस जो जो उनकी एक एम्बिट है जिसके अंदर वो कोई बिल वापस कर सकते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए पहले वो जी। मुतल्लिका लोगों से, चाहे वो हुकूमत पंजाब है, वज़ीर इत्तलात पंजाब है, उनसे मुलाकात कर लें और उनसे वो सवालात पूछ लीजिए। तो वरना मेरा ख़्याल है कि एक हुकूमत एक असेंबली से पास्ड बिल को बिकॉज़ गवर्नर को वो कोई इसकी चीज़ पसंद ना आ रही हो, मेरा ख़्याल है वो मुनासिब नहीं होगा उनका पास करना, ये एक वापस करना ये एक अच्छी रवायत नहीं होगी। जी। लेकिन सर जो आपकी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो इस बिल को जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है। वो कह रही है कि वो इस बिल का साथ नहीं देगी। खुद जो गिलानी साहब हैं पंजाब असेंबली में, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए हैं। जी, देखिए मैंने जैसे कि आपको कहा कि किसी भी बिल के ऊपर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। एक बिल अगर पास भी हो जाए तो हुँ, कल उसमें अगर कोई समझता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कल भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जो बिल पास हो गया है, इस बिल के अंदर भी कल कोई अमेंडमेंट आ सकती है, तो ऐन मुमकिन है। तो इसलिए सही। देखिए ये लॉज़ जो हैं देयर ऑलवेज़ हमेशा कवानीन में गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की और हमेशा हम सबको स्ट्राइव करते रहना चाहिए। मगर डेफेमेशन लॉ की एक ज़रूरत है, होती है, पूरे मुल्क में है, पूरी दुनिया में जगह-जगह डेफेमेशन लॉज़ हैं, इसीलिए ताकि लोगों को हत्क़े इज़्ज़त से हाँ। प्रोटेक्ट किया जाए, डेफेमेशन से प्रोटेक्ट किया जाए, उनको जो प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए वो उनको दी जाए। उस कानून के खदोखाल के ऊपर अगर किसी को कोई एतराज़ात हैं, अब क्योंकि वो कानून पास हो गया पंजाब असेंबली से, तो मेरा ख़्याल है उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई अमेंडमेंट्स कोई लाना चाहता है या डिस्कशन करना चाहता है यकीनन होनी चाहिए और हो सकती हैं और ये किसी भी कानून पे अप्लाई करता है। जी। ठीक है। कियानी साहब एक आखिरी सवाल होगा कि इस वक्त अगर आप देखें तो पंजाब की जो काबीना है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ केसेस की मंजूरी दी है, कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है। अब जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि खुद मुस्लिम लीग नून माजी में इस तरह की तकारीर करती थी, खुद मुस्लिम लीग नून ने ये सारा सफ़र किया है, उनकी जो क़यादत है वो जेलों में गई। आप समझते हैं कि ये जो मज़ीद केसेस की मंजूरी दी गई है, ये पंजाब हुकूमत का दुरुस्त फैसला होगा या इसको मुस्तकबिल में फिर सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कहा जाएगा आपके जो सियासी मुखालफिन हैं उनकी तरफ से? जी देखिए, मेरी मेरी इत्तला के मुताबिक जो ये एफआईआर की बात हुई है, ये होम डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस है, उसकी बुनियाद के ऊपर काबीना में या हुकूमत पंजाब को पेश की गई, जिसके नतीजे में ये फैसला हुआ। तो देखिए, अब मसला ये है कि ये अच्छा। एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई एक ऐसी जमात है, जिसने बार-बार ये दिखाया है कि वो नाउमेद जैसे वाक़यात हों, पुलिस जब लॉफुली अरेस्ट करने ज़मानत पर कहे, तो उस पे पेट्रोल बम फेंकने के मामलात हों। स्टेट के खिलाफ हुँ, अदरवाइज़ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ नीच किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन चलाने का मामला हो। जब इलेक्शंस के जी। नताइज उनकी मर्ज़ी के ना आएँ, तो यहाँ तक कि हमारे जवानों के खिलाफ भी कैंपेन्स हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के खिलाफ भी कैंपेन्स और शहीदों के खिलाफ भी ऐसी नीच कैंपेन्स पीटीआई की लोगों की तरफ से ओरिजिनेट होती हुई नज़र आई हैं, जिसको बाद में फिर पीटीआई के लोग, ऑफिशियल लोग डिसोन तो करते हैं, मगर ये सबको पता होता है कि इन्होंने ही चलवाई हैं और इन्हीं के लोग और इन्हीं के ट्विटर हैंडल्स के लोग होते हैं। तो देखिए, इसलिए आई थिंक हमें ये पस मंज़र भी इसमें याद रखना चाहिए और यकीनन अगर कोई ऐसी हरकत हैं जो पीटीआई फिर से कर रही है, जो कि होम डिपार्टमेंट ने इत्तला दी है हुकूमत पंजाब को, तो वो हुकूमत हुँ। पंजाब को फिर एड्रेस तो करनी होंगी। मगर साथ ही साथ हम हाँ, नहीं हरगिज़ उस तरह की लेकिन क्यानी साहब विक्टिमाइज़ेशन में खान साहब बिलीव तो नहीं इस वक़्त करते। जेल के अंदर हम हैं, जिन हम चीज़ों का आपने ज़िक्र जी, जी। जी, जी।
जी, हम हरगिज़ उस तरह की विक्टिमाइज़ेशन में बिलीव नहीं करते, जिस तरह की 2018 से 22 हाँ। तक इमरान खान साहब ने की, जिसका शौक उन्होंने पूरे 4 साल एसएचओ होने का, चेयरमैन नैब होने का पूरा किया। लोगों के गद्दे उठा देना, लोगों को कुर्सियाँ ना फराहम करना ताकि वो नमाज़ ना पढ़ सकें, लोगों का देखना कि उनको दवाइयाँ या उनको हुँ। खाना तो नहीं पहुँच रहा, ये हरकत इमरान खान साहब ने की थी। हमारी हुकूमतों का फ़ोकस बुनियादी तौर पे अवाम के इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा है और इस चीज़ पर कम है कि खान साहब क्या कर रहे हैं। जी। लेकिन कियानी साहब जिन चीज़ों का आपने ज़िक्र किया, पेट्रोल बम हो, सोशल मीडिया हो, ये सारी चीज़ें, लेकिन खान साहब तो इस वक्त काफ़ी अरसे से सर जेल में हैं, तो आप क्या समझते हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में एक जेल में बैठे हुए शख्स से मुतल्लिक क्या होगा कि वो क्या कर सकता है जिसके बाद उनके खिलाफ ये केसेस नहीं, का देखिए या देखिए एफआईआर दर्ज देखिए करने का कहा गया है? पीटीआई की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो तो आज भी देखिए ना, वो खुद जी। उनके लोग जो बाहर हैं, जो असेंबली में हैं, जो पार्लियामान में हैं, वो खुद कहते हैं कि इमरान खान साहब हिदायत देते हैं, तो हम फॉलो करते हैं। तो प्रैक्टिकली तो वही जमात को इसको चला रहे अच्छा। हैं। तो बे बे इसीलिए और उनकी हफ्ते में दीगर दफ़ा लोगों से मुलाकात भी होती है, वो अपनी पार्टी इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। हुँ। तो देखिए इसलिए हाँ। यकीनन ये देखना होगा कि हम हरगिज़ नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की कोई विक्टिमाइज़ेशन वाली चीज़ें हों, जिस तरह की पीएमएलएन के सही, सही, खिलाफ होती आई पीटीआई के दौर में। मगर ये भी नहीं हो सकता कि एक जमात सही। और एक शख्स जिसका एक बाकायदा माज़ी है, स्ट्रॉन्ग माज़ी है रियासत के खिलाफ कैंपेन करने का, 9 मई जैसे हमले करवाने का, वो आइंदा इस तरह की कोई चीज़ करे और सब उसको देखते रहें। जी। चलें, ठीक है। बिलाल अज़हर कियानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त नाज़रीन बिलाल अज़हर कियानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और ख़ास तौर पर जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दी गई है, उसकी वजूहात भी कियानी साहब ने बताई कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए हम हलीम आदिल शेख साहब से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनमा बिलाल अज़हर कियानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, इस वक्त आप देखें तो अब जो हाल ही में हमने देखा कि खुद राना सनाउल्लाह साहब ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी, बातचीत की दावत दी, उसको तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्तरद किया गया। अगर ये सारी चीज़ें आप समझते हैं कि हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से ये दावत नहीं दे रही, या फिर जो खुद जरदारी साहब ने पार्लियामेंट से खिताब किया उसमें भी बातचीत की, उन्होंने दावत दी, अगर पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये मामलात आपकी नज़र में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होना चाहिए, आपकी ज़ाती राय क्या है? देखिए गुरबानी साहब, बड़ा वाज़ेह से है। एक दो बातें हैं, इसमें दो पहलू हैं इसके। नंबर एक तो हम समझते हैं कि जी। ये बेचारे, ये माज़रत के साथ पपेट्स हैं, ये बाइख्तियार नहीं है। ये अपना पियोन भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ। राना सनाउल्लाह साहब गए ना, शायद ये अपना अर्दली भी ना खुद ना लगा सकते हो। एक तो हम समझते हैं, मतलब एक पहलू ये है कि हम समझते हैं कि ये बाइख्तियार नहीं है, इनको कोई इख्तियार नहीं है, चूँकि ठीक है। जिसने इन्हें 47 पर लाकर बिठाया है, ये तो उनके मरहून मन्नत हैं। तो ये बेचारे, उन्होंने बगैर इख्तियार के क्या इनसे बात करना। लेकिन चलें, अब अगली बात करता हूँ मैं, कि ठीक है, जो भी है, जैसे भी है, गवर्नमेंट में तो बैठे हैं। तो उसके लिए 2 फैसले हमने किए हैं। एक फैसला हमने किया है कि हमने इत्तेहाद करना है, जो टेबल के इस तरफ वाला इत्तेहाद, वो है माइनस पीपल्स पार्टी, नून लीग एंड एमक्यूएम। हमने सबसे इत्तेहाद करना है, अलायंस बनाना है, जो लोग इस इलेक्शन को रिग्ड समझते हैं। अब ये ठीक है। टेबल के उस तरफ डायलॉग अगर करना है, तो ये तकारीर के अंदर दावतें नहीं दी जाती। हम ऐसे भी बेताब नहीं हुए जा रहे कि एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कोई साहब कह दें तो हम कहें, हाँ, हाँ जी, मैं भी कहूँ, बिल्कुल जी, वेलकम, वेलकम। अगर कोई ये समझते हैं हुँ। कि इनसे ज़्यादती हुई है, गलत मैंडेट है, गलत केसेस हैं, इमरान खान साहब को गलत अंदर किया हुआ है और ये बात करना चाहते हैं, तो लिखें, वो लेटर लिखे, गवर्नमेंट लिखे। इनकी अगर एज़ अ पार्टी करना चाहते हैं, खत लिखें, हमारे सेक्रेटरी जनरल को लिखें, चेयरमैन को लिखें, जिसको लिखें कि ये बात करना चाहते हैं। इनकी सीरियसनेस अगर कोई आती है, हम भी इसको सीरियस तब लेंगे। ये बॉल फेंकना, तकरीर करना, और ज़रदारी साहब की जहाँ तक बात करते हैं, हुँ। उनकी तकरीर की अहमियत तो ये है कि उन्होंने कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूँगा, और उसके बाद दुबई चले गए थे कई महीनों के लिए। तो उसकी किसी तकरीर को हुँ। सीरियस लेना, और किसी की भी, किसी जलसे की तकरीर को, कहीं और को, वहाँ तो ले लेते हैं सीरियस ये लोग, कि जी वो साइफ़र लेके उसको सीरियस उन्होंने ले लिया। लेकिन जलसा-जुलूस की बात को इस अंदाज़ पे अगर डायलॉग करना है, कोई बातचीत समझते हैं कि हमसे ज़्यादती हो रही है या कुछ भी समझते हैं ये, तो अपना एक ऑफ़िशियल
भेजे हैं, कोई डेलीगेशन नहीं, भेजे लेकिन या कोई। शेख साहब, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, तो आपकी नज़र में फिर इख्तियार किसके पास है? देखिए, इख्तियार तो तय है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास है, टोटल इख्तियार। लेकिन मैं ठीक है, आपसे नहीं कह रहा कि हम समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए। हम तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक इन है। इदारों को सियासत से बाहर होना चाहिए। इनका काम जो आईनी किरदार है, इन्हें हुँ, अपने आईनी रोल में रह के अपना काम करना चाहिए। इन्हें जो ये अपैरेंटली कहते हाँ, हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो इनका सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जो फिर वाज़ेह तौर पे ना सही। सामने होना चाहिए, ना पीछे होना चाहिए। हम हुँ, कहते हैं कि अगर वाक़ईतन इनके पास इख्तियार है, जो कि हम समझते हैं कि इनके पास नहीं है, अगर इनके पास कोई इख्तियार है तो लिखें, कोई डेलीगेशन भेजें, कोई ख़त लिखें, बताएँ कि जी ये एजेंडा है, इस पे बात करना चाहते हैं। ये कि आगे कोई एक बंदा बयान दे दे, हम कहें हाँ जी, हम तैयार हैं। वो कहेंगे जी हम तो तैयार ही नहीं है। हाँ, बात ये है कि ऐसे नहीं हो सकता। सही। सीबीएम्स होते हैं, कोई बंदा बात करे, तो ये बात है कि हम सियासी लोग हैं, हम बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करेंगे। कोई अगर बात करना चाहेगा बाख्तियार, तो उसपे हमारी बातचीत चल रही है। इस इश्यू पे अभी हमारी पार्टी में डेलिब्रेशंस चल रही हैं। कोई स्ट्रेट ये नहीं है कि हमने इनसे बात नहीं करनी, और ये भी नहीं होगा कि इनसे बात हमने फौरन करनी है। और बहुत सारी बातें अभी बीच में हैं, चूँकि इसमें कुछ भी सीधा नहीं है, कोई कल सीधी नहीं है, पता नहीं है कि किसके पास हुँ, इख्तियार हुँ, है, हुँ। किसके पास नहीं है, मतलब कौन हम हम बाइख्तियार हम है, हम कुछ शेख पता साहब ये नहीं कह है। सकते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत से बातचीत हो सकती है। देखिए जी, हम मर्ज़ हैं, हमें फ़र्ज़ किया गया किसी मरीज़ को पेट में दर्द है, या दिल में दर्द है, या सर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, वो मरीज़ है। हुँ, उसको तो भई अगर कहीं से ठीक है। पता होगा कि इस डॉक्टर से इलाज हो सकता है, ये मर्ज़ दूर हो सकता है, हमें मर्ज़ लाहक है कि हमारा मैंडेट छीन लिया गया, ये हमारा प्रॉब्लम है। हमारा झूठे केसेस बन गए हैं खान साहब पे और हमारे 10,000 लोगों पे। हमारे कई सैकड़ों लोग हमारे जेलों में बंद है, ये हमारा प्रॉब्लम है। अगर किसी के पास ये मैंडेट है, झूठे केसेस खत्म कर सकता है, किसी के पास मैंडेट है, फॉर्म 47 की जाली मैंडेट हमें 45 वालों को वापस दे सकता है। मैं नहीं कह रहा कि दे दो, आओ बात करो, हुँ, लेकिन पहले इख्तियार लेकर आ जाओ। हुँ। अगर आपके पास इख्तियार है किसी के पास कि वो हमारे मैंडेट को वापस दे, जो ओरिजिनल मैंडेट है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमें बात करने में क्या है? जिस डॉक्टर के पास इस मर्ज़ का इलाज है, वो आ जाए बात कर ले। ये तो नहीं है कि इलाज ब दिल तकलीफ़ है हमारे दिल में और हम चले जाएँ ऑर्थोपेडिक वाले के पास, तो ये नहीं, हम देख लें कि जो मर्ज़ है उसका स्पेशलिस्ट कौन है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। शेख साहब, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जो फवाद चौधरी साहब हैं, वो जब उनकी ज़मानत हुई तो उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कहा गया कि जो मुख्तलिफ वो इल्ज़ामात भी लगा रहे थे, या इवन जो आपके कराची में साथी मौजूद हैं वो भी ये कह रहे थे कि शायद इनको दोबारा पार्टी में लिया जाएगा। ये मुस्लिम लीग नून या मुख्तलिफ जमातों की जानिब से ये राय सामने आ रही थी। फिर ये भी राय थी कि जिन लोगों ने साथ छोड़ दिया तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था, तो उनको वापस नहीं लिया जाएगा। अब आप बताएंगे कि कराची में कौन से सीनियर रहनुमा हैं जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं और जिनको पार्टी में वाकई वापस लिया जाएगा? और फवाद चौधरी साहब क्या पार्टी में वापस आ चुके हैं या उनकी मंजूरी भी खान साहब देंगे? ये आपने 2-3 सवाल किए हैं कि मैं कोई जवाब देना भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ तो जी, एक जी, वाज़ेह एक हमारा मौक़िफ़ है कि 9 मई के बाद जो सूखे पत्तों की तरह जो लोग गिर गए, जिन्होंने फ़ौरी तौर पे हाँ, 2-2 3 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो आपके इस्लामाबाद प्रेस क्लब की हॉट सीट पर जाकर बैठे और बड़ी हॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने हम पे इल्ज़ामात लगाकर पार्टी का साथ छोड़ दिया। हम समझते हैं कि उन्होंने पार्टी की और चेयरमैन की पीठ में छुरा घोंपा। अगर वो उस तरीके से ना गिरते तो ठीक है, ये परसेप्शन ना बनता। देखिए, गुरमानी साहब के ठीक, परसेप्शन ये बन गया था, जो कि 8 फरवरी को जाके रात 12 हुँ, बजे के बाद खत्म हुआ। ये परसेप्शन था कि पार्टी तो खत्म हो गई है, पीटीआई तो है ही नहीं। फैसल वाडा जैसे लोग कह रहे होते थे 20 सीटें इनको दिलानी ही पड़ेंगी लेजिटिमेट करने के लिए। लेकिन वो पता चला 9 फरवरी की सुबह हुँ, 12 बजे के पार्टी तो शुरू हुई है अभी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम समझते हैं कि वो सही, तमाम लोग जिन्होंने उस वक़्त में पार्टी छोड़ी, उन्होंने ज़्यादती की, और अगर ये पार्टी ना छोड़ते, तो शायद ये परसेप्शन ना बनती कि पार्टी खत्म हो गई, और ये परसेप्शन ना बनती तो इमरान खान साहब गिरफ्तार भी ना होते। तो हम समझ सकते हैं कि इन्होंने बड़ा ज़ुल्म किया, इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। ये एक पूरी पार्टी की राय है। अब हुँ, इसमें 2 फिर आके 2 चीज़ें बन रही हैं। एक वो लोग जो आए और गए, और जिनका पहले भी किरदार
चूँकि उस दिन हम भी जेल में गए थे, जो चेयरमैन हमारे बात करते हैं कि कुछ उनमें ऐसे लोग थे जिनका पहले भी मशकूक किरदार था, जिन्होंने चीज़ों को ख़राब करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, जो पहले कमिटीज़ में होते थे, जाते थे, तो वो लोग भी वाज़ेह थे। तो फिर अच्छा, एक वो लोग हैं जिन्हें एबडक्ट किया गया, जैसे अभी बात हुई, मतलब परसों मैसेज आया है कि मियाँ असलम साहब या हमाद अज़हर अगर इस वक़्त गिरफ्तार होते हैं, वो वीडियो दे भी देते हैं, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इससे पहले जिनको एबडक्ट एबडक्ट किया गया, गिरफ्तार उठा के, अगवा करके, मार-पीट करके उनसे वीडियो दिलाई गई, तो उसको हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिन्होंने हालत अमन में या पहले से वो मैनेज थे, कंप्रोमाइज़ थे और उन्होंने आगे साजिश का हिस्सा बने और उन्होंने पार्टी को कमज़ोर करने में किरदार अदा किया, वो तो कभी वापस नहीं आएँगे। और हुँ, अल्टीमेट फैसला, आखिरी फैसला हमारे चेयरमैन इमरान खान हाँ। साहब का होगा। और जहाँ हाँ, तक आपने लेकिन कहा शेख कि साहब फवाद ये जो चौधरी साहब, मशकूक लोगों की आपने बात की थी शेख साहब ये क्या ये मशकूक लोग कौन हैं? अगर एक दो नाम आप बता सकें और दूसरा क्या ये जो पार्टी के अंदर मुलाकातें होती थी, ये उनकी खबरें लीक करते थे या किस किस तरह मशकूक थे ये? नहीं जी, ये वो देखिए मशहूर लोगों में जो उस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट से जो कमेटी गवर्नमेंट की एक होती थी जिसमें असद का वो था, परवेज़ खटक था, असद उमर थे और भी कुछ लोग थे उस वक़्त जाया करते थे। अली ज़ैदी भी अपना रोल प्ले करने की बात करते थे, इधर की कुछ सुनाते थे, उधर कुछ कहा करते थे। 3 नाम तो मैंने बता दिया आपको, बकिया छोड़िए। तो इस किस्म के कुछ ठीक है। लोग हैं जिनका किरदार मशकूक रहा। तो एक तो इस किस्म के लोग हैं जो उन्होंने गवर्नमेंट में अच्छा, रहते हुए भी नेगेटिव रोल प्ले किया और डबल एजेंट का किरदार प्ले किया और उन्होंने अदा किया। और दूसरे मैंने बताया कि बाकी ये ऐसे लोग हैं कि जिनका असल फैसला, आखिरी फैसला इमरान खान साहब करेंगे और उनका फैसला आखिरी होगा। हाँ। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि वो समझ रहे हैं कि जज़्बात क्या है, वो भी समझ रहे हैं कि उनके वो बड़ी खुली बात करते हैं कि मेरी पार्टी अब जेन्युइन लोगों की पार्टी रह गई है। मेरे साथ जो थे कार्रवाई डालने वाले लोग फारिग हो चुके हैं। अब देखें ना, रऊफ़ हसन एक बुजुर्ग आदमी, किस तरीके से उस पे हमला होता है और अगले दिन जी। वो फिर उसी तरीके, उसी अंदाज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसी उन्हीं ज़ख्मों के साथ। तो ये जो ब्रीड रह गई है, आमिर मुग़ल हुँ। उसके सामने बुलडोज़र के सामने जाके खड़ा हो जाता है, उसकी एटीसी का मुकदमा बन जाता है। तो यास्मीन राशिद अंदर पड़ी है, एजाज़ चौधरी अंदर पड़ा है, महमूद रशीद अंदर पड़े हैं, वो बेटी हमारी सनम जावेद अंदर पड़ी है, हमारी आलिया हमज़ा साहिबा अंदर पड़ी हैं। वो कितने ख़वातीन, कितने बुज़ुर्ग हैं, हुँ, मिलिट्री कोर्स में कितने लोग मौजूद हैं, इबाद फ़ारूक अंदर पड़े, मतलब कोई बिल्कुल। तारीख ल छोटी तो नहीं है ना। हाँ, तो बात ये है कि लेकिन चंद शेख लोग साहब हैं, ये जो अभी ये आपने मैटर नहीं करते। हमाद अज़हर का भी ज़िक्र किया, तो आप अगर देखें तो इवन जो शिबली फराज साहब हो गए या फिर फैसल जावेद साहब हो गए, हमाद अज़हर साहब हो गए, अब ये पहले मंज़र आम पे नहीं थे लेकिन अब वो मंज़र आम पर आ गए हैं। फैसल जावेद साहब भी सेनेट में हैं पहले थे और अब शिबली फराज साहब तो अपोजिशन लीडर हैं, हमाद अज़हर साहब भी आ गए मंज़र आम पर। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद आपके जो सियासी मुखालफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई की कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई कोई राब्ता है, यही वजह है कि अब वही शिबली फराज जो मंजर आम से गायब थे वो सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए, हमाद अजहर साहब भी आ गए? देखें, बात ये है, मैच जो होता है ना, टेस्ट मैच भी अगर होता है तो जी। 5 दिन में खत्म हो जाता है, दोनों टीमें थक जाती हैं। जंगल में भैंसे भी हुँ, अगर लड़ रहे होते हैं, तो लड़ के वो भी थक जाते हैं। जंगल में कोई रोकने वाला रेफरी भी नहीं होता है। तो ये भी थक गए, इतना ठीक है। मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, हम बाज नहीं आए। और 9 मई को बकौल इनके इन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया। वो क्या अचीव नहीं हुआ है। 9 मई से पार्टी शुरू हुई है दोबारा। चूँकि वाक़ईतन जिस अंदाज़ से कौम ने रेज़िलियंस का मुज़ाहरा किया है, जिस अंदाज़ से कौम खड़ी हो गई है, हुँ, कद्दू पे, टिंडे पे, जूते पे वोट देने के लिए निकली है, ना पोलिंग एजेंट, ना निशान, ना पार्टी, ना कुछ, ना कुछ। तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों ने कब तक मतलब सारी ज़िंदगी चीज़ें थोड़ी ऐसी रहती हैं। अल्टीमेटली बाहर आना था। उस वक़्त हमारे चेयरमैन ने कहा हुआ था, आप लोग अंदर रहें। अब उन्होंने कह दिया आ जाएँ, जिस दिन वो अच्छा, कहेंगे पटियाला आ जाएँ तो भी देखिएगा आप। अभी लोग समझते हैं ना लोग वोट देने नहीं निकलेंगे। अभी ये लोग एक नैरेटिव बना हुआ है। कहते जी आपके लोग बाहर नहीं आते, बाहर नहीं आते। मैं कहता हूँ फाइनल कॉल एक दिन खान साहब सही दे है। दें, तब देख लीजिएगा अगले दिन क्या होता है। चूँकि हुँ, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल हाँ। है, लेकिन मैं शेख कल साहब एक रात आखिरी हैदराबाद सवाल में कि था। ये जो माज़ी में एक राय दी गई है, एक तजवीज़ दी गई कि तहरीक-ए-इंसाफ अगर कौम से माफ़ी माँगे तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुलाकातें भी हुई खान साहब के साथ। इस राय पर, इस तजवीज़ पर खान साहब क्या राय रखते हैं कि क्या ये जो डिमांड है या ये जो तजवीज़ है ये दुरुस्त है? ये निज़ाम कौम से माफ़ी माँगे, ये फैसला साज़ हमसे माफ़ी माँगे। ये जितने इस वक़्त ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग, इस बाइख्तियार लोग, इस कौम को उन्होंने तज़लील की है, हाँ,
कौम की बहन बेटियों की तज़लील की है, बुज़ुर्गों की, घरों में घुसे हैं, चादर चारदीवारी को इन्होंने पामाल किया है। इन्होंने कौम के बड़े लीडर इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से जेल में डाला है, गंदे, घटिया केसेस बनाए हैं, इद्दत जैसे केसेस बनाए हैं। इनको माफ़ी माँगनी पड़ेगी सही। इमरान खान से और कौम से। माफ़ी तो इनकी बननी पड़ती है और बात ये है कि इमरान खान अगर वो कौम का हीरो है, कौम का लीडर है, इमरान खान और कौम एक है। ठीक है। माफ़ी तो वो माँगे जिन्होंने कौम के सा उनका मैंडेट छीना है, जिन्होंने कौम का वोट छीना है, जिन्होंने कौम को ज़ख्म लगाए हैं, जिन्होंने कौम को दुःख दिए सही। हैं, जिन्होंने कौम को तज़लील की है हमारी ठीक है। बहन-बेटियों की, वो माफ़ी माँगे। हम क्यों माँगेंगे माफ़ी? जी, अरे आखिरी बात मैं ही बता दूँ आपको। चलें, ठीक है, डील ठीक है। डील 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 माफ़ी में जी, डील की बात जी, है ना। देखिए डीलर्स होते हैं जो डील जी। करते हैं, जो कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कहीं जाते हैं। लीडर लीड करता है। इमरान खान लीडर है, ही विल लीड द नेशन फ्रॉम द फ्रंट। वो डीलर नहीं है कि डील करके बाहर चला जाए या कुछ और कर ले। तो इंशाल्लाह ही इज़ द चल लीडर ऑफ द नेशन और वो लीड कर रहा है फ्रॉम द चलें, फ्रंट। चलें, ठीक है, ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला। नाज़रीन, हलीम आदिल शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सीनियर सियासतदान ज़ाहिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, बिलाल अज़हर कैनी साहब और हलीम आदिल शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सीनियर सियासतदान ज़ाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का मामला है, फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अहम फैसले किए गए हैं उस मामले पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद खान साहब। सर जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब माजी में भी हमने देखा है कि हमेशा बजट पेश होते हैं और वफाक की जानिब से बजट पेश होने के बाद जो हैं वो सूबे बजट पेश करते हैं, लेकिन वफाक और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है उनके दरमियान जो तलखियाँ हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रही। सूबे ने बजट पेश कर दिया, वफाक ने अभी बजट पेश करना है, तो ये आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वफाक और सूबे के दरमियान? नादर, बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती हमारे सूबे का आपको मालूम है कि 2013 से यही सूरत हाल रही हमारे हाँ। सूबे की कि वो पूरा पाकिस्तान के नज़र करवा देती हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका अभी तक मेरे ख्याल में या तो सियासत समझती नहीं है या अपनी समझने की कोशिश नहीं करते हैं या कुछ और मसला है। देखिए ना, 2013 से लेकर 2024 10 साल तो वो हो गए और ये अभी 5 साल फिर इनको मिला है। लेकिन जितना हमारे सूबा कसाई की तरफ जा रहा है और जितना हमारे सूबे की मुश्किलात है शायद पाकिस्तान में किसी और सूबे में हो रहा है और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा है। अब हमारे आपको पता है दहशतगर्दी का भी मसला है और हमें तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमारे सूबा तो बहुत गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। इनकी 18वीं तरमीम के बाद तो हमारे सूबा खुशहाल हो गया था और हम समझ रहे थे कि वो हमारा सूबा आगे जाएगी क्योंकि हमारे सूबे के पास तो बहुत अपने वसाइल है। लेकिन वो जो भी हुकूमत उधर अभी आई है तो वो फेडरेशन के साथ उनकी लड़ाई होती है। गो के पीछे जो 2018 से 2022 तक या 23 तक तो इनकी दोनों की हुकूमत मरकज में भी थी और सूबे में थी, लेकिन नहीं हो सका और आज भी वो लड़ाई पे लड़ रहे हैं। देखिए, सियासत अपनी जगह पे, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या क्या कुछ कह रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन सही। इनको तो सूबा चलाना चाहिए। सूबे के अवाम का कोई कसूर तो नहीं है, उन्हें तो इनको वोट दिया है और मरकज को भी चाहिए कि मरकज भी उनके साथ वो जो वो सलूक न करे जिस तरह ताउन जो है वो जारी रखे। लेकिन ज़ाहिद खान साहब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो अब एक सूबे और वफाक का तो मामला है, लेकिन फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से जो काबीना का इजलास हुआ है, अगर आपकी नज़र से ये खबर गुजरी हो तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो FIR दर्ज करने की मंजूरी भी दी है। तो आप नहीं समझते कि इससे तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी और पंजाब हुकूमत के की जो काबीना है उसके इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बदकिस्मत ये है, एक तो इमरान खान भी पता नहीं समझ के सियासत नहीं कर रहे, या तो सियासतदान है नहीं और या सोच समझ के सियासत कर नहीं रहे, या उनकी जो दोस्त है जो अहबाब है वो नादान है। अभी जो स्वाति साहब ने उस दिन जी। बैठकर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उसने जो बात की, अब आप उसके अलावा तो मेरे ख्याल में फिर देखे ना, अपोजिशन हो या दूसरे या मुखालिफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी की कमजोरी को देखता है जिस तरह की पीटीआई वाला देखते हैं। तो जाहिर है कि पंजाब में हुकूमत उनके खिलाफ है। अगर वो ये बात कहते कि जो कश्मीर में हुआ वो तो वो था, तो इसके बाद देखें कि क्या हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में बगावत होगी, तो ये जो चीजें हैं ये तो बगावत की ज़मानत में आते हैं ना, कि उसके वो जो कश्मीर में जो कुछ हुआ
उसमें अगर वो कहते हैं कि ये पीटीआई नहीं, मतलब इसके मतलब ये कि जब इमरान खान जेल में बैठकर ये बात करते हैं तो इसका ये बात है कि वो उसका खाना इन्हीं ने किया होगा। तो जो सूरत हाल कश्मीर के आज़ाद कश्मीर की बन गई थी, वो तो बहुत दगरगूर थी। आपको मालूम है कि कितने लोग उसमें शहीद हो गए, कितना नुकसान हुआ। तो जाहिर है कि वो पंजाब में जेल में बैठकर अगर ये कहता है तो फिर पंजाब हुकूमत अगर मुखालिफ हुकूमत है तो वो तो उनके लिए जो कमजोरियां दिखती थी उसको तो फौरन उस पर एक्शन करेगा। और वो जो उनके साथी थे, लेकिन अगर सर, उसने लेकिन जैद खान साहब, तो इस वक्त अगर आप देखें ना तो पंजाब हुकूमत ने जो कानून मंजूर किया है हत्या के इज्जत का, डेफेमेशन लॉ जो उन्होंने मंजूर किया है, अब उस पर भी जो उनकी अपनी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी उस बिल जो है उसको रिजेक्ट कर रही है। वो कह रही है कि ये बिल दुरुस्त नहीं है। तो ये तो माजी में भी पीका कानून बना, दीगर जो कवानीन हैं वो बने, तो आप समझते हैं कि इस कानून की ज़रूरत थी और पंजाब हुकूमत को ये करना चाहिए था? देखिए, एक तो बात वाज़ेह है, बदकिस्मत ये जो कोई पार्टी अपोजिशन में होती है उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, चाहे वो मुस्लिम लीग थी या चाहे पीपल पार्टी या कोई पीटीआई, ये थी। जो अपोजिशन में बैठे होते हैं उनको तो मीडिया आज़ाद, जब जितना भी आज़ाद हो, जितना सोशल मीडिया आज़ाद हो तो उनको मज़ा आता है और वो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ही हुक्मरानी की कुर्सी, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो भी बंदा जाके कुर्सी पे बैठता है वो उसके सारे नजरियात और सारी सोच बदल जाती है। और वो फिर अपने एक ऐसा एहसास बनाता है कि ताकि मेरे ऊपर कोई तीर न चलाए, तो इससे मसाइल हल नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। अब इनको चाहिए सारे जो हमारी मीडिया वाले हैं, मेरा हाउसेज है या हमारे जर्नलिस्ट है, तंजीमें हैं पूरे पाकिस्तान में, उसको साथ बिठा के ऐसे कानून बना दे कि ना उनको नुकसान हो और फायदा आवाम को हो। क्योंकि एक हद तक तो ये गया है कि जो सोशल मीडिया है जिसपे गालम गलूच होते हैं, जो इल्जाम लगते हैं, जब एक माशरा इस तरफ चला गया कि वो तबाही और बर्बादी की तरफ है, तो इसके लिए कानून से नहीं है, ये मिल बैठ कर इसका कोई हल ढूंढना होगा। और जो हमारे पाकिस्तान की जिसमें जर्नलिस्ट तंजीमें हैं उनके साथ मिल बैठकर ये मसले का, और हमारे जो मीडिया हाउसेज है उनके साथ मिल बैठकर एक ऐसा कानून लेकिन बनाना ये जो चाहिए ताकि आपने, हाँ ठीक है, लेकिन ये जो आपने तनकीद की बात की, इसमें जैद खान साहब अगर आपने देखा हो तो हाल ही में जो सेनेट का इजलास हुआ था, उस इजलास में बड़ी तनकीद की गई, इदारों के हवाले से भी बातचीत हुई और वो मामला जो है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट को रेफ़र किया गया था। आप समझते हैं कि जो कहा गया कि सेनेट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, पार्लिमान इस्तेमाल हो रहा है, आपको भी लग रहा है कि इस वक्त जो है वो पार्लिमान वाकई इस्तेमाल हो रहा है? देखिए जी, सीनेट हो या नेशनल असेंबली, उसमें तो ये बातें चलते रहती है क्योंकि वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में होते हैं। लेकिन ज़ाहिद खान साहब, जो सेनेट के अंदर हो रहा है, आप समझते हैं कि वहाँ पर ये वाकई तनकीद दुरुस्त है कि पार्लिमान जो है वो इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, मुझे तो ये नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें जो हर एक बंदा जो उठ के बात करते हैं, शायद ये देखिए, पार्लियामेंट से वो तो कुछ नहीं होते जिस तरह के पहले के आज़ाद पार्लियामान होते थे होते। अभी हमारे पार्लियामान में तो उतना सख्त तो है नहीं, लेकिन अभी जो कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद अगर किसी ने भी, लेकिन किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए, इनके अपना सोच अप्लाई करके करना चाहिए। जो अभी सेनेट के अंदर जो भी ये कुछ दिनों में बातें हो रही है, तो जाहिर है कि ये ऐसा है कि वो अटैक्स कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल बताएं ज़ाहिद खान साहब कि इस वक्त आप देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से खामोश हैं। हाल ही में उन्होंने तकरीर ज़रूर की थी, लेकिन इंतखाबात के हवाले से उन्होंने ये नज़र आया कि वो खामोश हैं, उन्होंने कोई तज़किरा नहीं किया इलेक्शन के हवाले से। आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब वाकई नाखुश हैं जो इंतखाबी नताइज आए हैं? और इवन अगर आप देखें तो राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं वो भी मुस्लिम लीग नून की उस पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब भी वो मुखालफत में बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो धड़े हैं, या बहुत से लोग जो हैं सीनियर वो खुश नहीं हैं जो इंतखाबी नताइज हैं, या फिर जो इस वक्त चल रहा है मुल्क में? देखिए, इस इंतखाब से तो कोई खुश नहीं है। जिसने जीता भी है वो भी नाखुश है और जो हारा है तो वो तो नाखुश ही है। आप पीटीआई को भी देखिए, इस तरह नवाज शरीफ को भी देखिए, पीपल पार्टी, सारी जो लोग हैं वो खुश नहीं है, नाखुश है। और वो इसलिए कि जो हमारे इलेक्शन का जो सूरत बन गई है, वो तो ऐसी सूरत बन गई कि उसको तो अभी मानने को कोई तैयार नहीं, दुनिया भी नहीं मानते, पाकिस्तान अपनी खुद नहीं मानते, और जो इलेक्शन लड़ते वो नहीं मानते ना। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमारे इदारों के ऊपर जो एक इत्मीनान था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और अभी लोग जमहूरियत में भी यकीन, अभी ऐसा ही है कि पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत से भी नाराज नजर आ रहा है।
उसके वजह यही होते है कि जब भी इलेक्शन होता है तो देखे ना, ये तो जब से इलेक्शन पाकिस्तान में होता है तो फिर यही सूरत हाल होती है। 2013 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2024 में भी जो हुआ, तो ये सारी पार्टियां जितनी भी इलेक्शन हुए उससे ना पूछिए। इसका क्या रास्ता है? रास्ता तो यही है कि पूरे सियासतदान सारे मिल बैठ जाए और ये एक जो अनारकी पैदा हुई इसको खत्म करे और एक फैसला करे कि कोई भी अगर आवाम जिसको भी चाहे, जिसको भी वोट दे तो उनको हुक्मरानी चाहिए। ये जो इदारे एक दूसरे के इदारे के अंदर मुदाखलत करके ये बंद होने चाहिए, और जब तक ये इदारों की मुदाखलत बंद नहीं होगा तो न ये मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारे बजट ठीक होगी, ना हमारे मुल्क ठीक होगा, ना आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ना। जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो वफाक की जानिब से अगर हम देखें तो जो सूबे ने कहा कि अगर ताउन ना किया गया तो फिर सूबा जो है वो गैस और बिजली भी बंद कर देगा, तो आज भी अगर आप देखें तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो SIFC की मीटिंग थी उसमें उनको दावत दी गई थी, उन्होंने शिरकत भी की। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो इख्तलाफात हैं वो कम होते हैं या नहीं, और इन तमाम मामलात पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।